नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है अधूरा फैसला। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की कहानियाँ जो हर रोज़ मैं लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। आज मंदिर की सीढ़ी पर अकेले बैठ कर ना जाने क्यों मुझे अपनी ज़िंदगी की हर पुरानी बातें याद आने लगी। यूँ तो मैं लगभग रोज़ ही सुबह मंदिर आता हूँ और 2-3 घंटे बैठ कर के वापस चला जाता हूँ, पर ना जाने क्यों आज मेरा घर जाने का मन नहीं हो रहा था। अजीब सी बेचैनी हो रही थी, इसलिए मैं मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठ गया। मंदिर भी आज लगभग खाली ही था। सीढ़ियों पर बैठ कर के ना जाने क्यों मैं पुरानी यादों को याद करने लगा। शायद वह मन उदास हो तो वो पुराने दिनों के बिताए अच्छे लम्हों को याद करके अपने मन को हल्का कर लेता है। वैसे भी भरा पूरा परिवार होने के बाद भी किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं रहता है। ऐसा कोई नहीं जो 2 घड़ी मेरे पास बैठे और मैं उससे अपने दिल की बातें कर सकूं। यूं तो मेरा भरा पूरा परिवार है, 2 बेटे हैं, उनकी पत्नियां हैं, पोता है, पोती है, पर सब अपने में व्यस्त हैं। मैं तो घर में होते हुए भी मानो उनके लिए ना होने के बराबर हूँ। हाँ, आते जाते एक बार मुझे देख लेते हैं कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं इन पर बोझ बन गया हूँ, पर मैं भी क्या कर सकता हूँ। मौत तो मेरे बस में है नहीं ना। पर क्या मेरी जिंदगी हमेशा से ऐसी थी? नहीं। यादों के पन्ने जब मैं पलटता हूँ तो मेरे हिस्से की खुशियाँ भी मुझे पढ़ने को मिलती हैं। शायद उन यादों की खुशियाँ ही हैं जो मुझे इस अकेलेपन और तिरस्कृत भरी ज़िंदगी को जीने का हौसला देती हैं। हालांकि मैंने कभी भी ऐसे ज़िंदगी की कल्पना नहीं की थी जिसमें मैं अपनों के साथ और उसके प्यार से वंचित रहूँगा। पर उम्र के इस पड़ाव पर जब मैंने अपनों के प्यार को देखभाल की ज़रूरत है, तब मेरा कोई अपना मेरे पास नहीं दिखता है। आज मेरी पत्नी सविता का जन्मदिन है, पर किसी को भी याद नहीं है। माना कि वो आज हमारे साथ नहीं है, पर क्या बच्चों को आज का दिन अपनी माँ को याद नहीं करना चाहिए था? कम से कम मेरे ही पास आकर के मुझसे अपनी माँ की यादों को बांटते मुझे कितनी खुशी होती। पर मैं भी ना जाने क्यों उन बच्चों से उम्मीदें करता हूँ जिन्हें अपने जीवित पिता की परवाह ही नहीं है। वो भला अपनी माँ को क्या याद करेंगे? उसके जीते जी ही किसने उसकी परवाह की थी, जो अब उसके ना रहने पर उसको याद करेंगे? वैसे भी पिछले 6 सालों से वो हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है, पर मेरा तो हर दिन उसकी यादों के सहारे ही गुजरता है। कभी कभी सोचता हूँ कि जो ये यादें ना होती तो जिंदगी काटना कितना मुश्किल होता मेरे लिए। मैं अपनी सोच में खोया हुआ था कि तभी मंदिर के पुजारी जी ने आवाज देते हुए कहा कि अरे मिश्रा जी, आज आप घर नहीं जाएंगे क्या? काफी देर हो रही है। काफी देर से देख रहा हूँ कि आप चुपचाप बैठे हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पंडित जी की आवाज़ सुन करके मैं सीढ़ी से उठते हुए बोला, नहीं पंडित जी, तबीयत तो ठीक है, पर आज ना जाने क्यों यहाँ बैठने में अच्छा लग रहा था, इसलिए कुछ देर के लिए यहीं रुक गया। बस घर जाने की ही सोच रहा था। ये कहते हुए मैं वहाँ से उठ गया और ना चाहते हुए भी घर की ओर चल दिया। घर तो मंदिर के पास में ही था मेरा, पर मन हो रहा था कि काश ये रास्ता इतना लंबा हो जाए कि मैं वहाँ तक पहुँच ही ना सकूँ, बल्कि यूं ही चलते हुए इस उम्र की आखिरी सफ़र तय कर लूँ। पर मेरे चाहने से क्या होगा? दोपहर हो चुकी थी जब मैं घर पहुंचा। बहुएं अपने कमरे में थी। मेरे घर देर से आने पर जैसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा था। ना ही तो किसी ने मुझसे पूछा कि आज मुझे देर क्यों हुई आने में, और ना ही तो खाने के लिए पूछा। सबको यही रवैया मुझे बहुत तकलीफ़ देता था।
पर मैं ये कहूँ किससे। और दुखी मन से मैं अपने कमरे में चला आया। हालांकि मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं थी। अपने ही घर में उपेक्षित होकर के पिछले 6 सालों से रह रहा हूँ मैं। न जाने क्यों अब इस नीरसता और नीरस भरी जिंदगी से मुझे ऊब हो रही थी। सच तो ये है कि सविता के जाने के बाद से ही जैसे मैं ही खत्म हो गया था। बस ये शरीर ही जिंदा है, नहीं तो मेरी सारी खुशियाँ, जीने की चाहत, त्योहारों की रौनक, खाने का स्वाद, मेरी हंसी, सब कुछ तो खत्म हो गया था। बस सविता की यादें ही हैं जिनके सहारे मैं अपना एक एक दिन गुजार रहा हूँ। कमरे में आकर के मैं हाथ मुंह धो करके बैठ गया। मुझे भूख लग रही थी, पर खाने के लिए कौन पूछता भला, किसको परवाह थी। और न जाने क्यों अब मुझे भी अपने लिए किसी को कुछ कहना अच्छा नहीं लगता था। सो मैंने अलमारी में रखे बिस्किट निकाले खाने के लिए। तभी मेरी नज़र वहाँ पर रखी हमारी शादी की एल्बम पर पड़ी। अलमारी से हमारी शादी की एल्बम निकाल कर मैं अपनी और सविता की तस्वीरें देखने लगा और एक बार फिर उन तस्वीरों के साथ पुरानी यादों में खो गया। अरे सुनती हो, पिताजी ने माताजी को आवाज़ देते हुए कहा। अपने प्रकाश के लिए मैंने लड़की पसंद की है, एक बार चल करके देख लो तो बात पक्की कर दें। और वैसे भी अब प्रकाश की नौकरी लग गई है, अनजाने शहर में अकेले रहता है। शादी हो जाएगी तो वो अपनी गृहस्थी भी बसा लेगा और हमें जो उसकी चिंता लगी रहती है वो भी खत्म हो जाएगी। माताजी ने भी बड़ी खुशी से पिताजी की बात का समर्थन करते हुए कहा कि चलें, कम से कम आपकी मेरी बात तो समझ में आई। मैं तो कब से आपसे यही बात कह रही हूँ। वैसे लड़की कहाँ देख आए हैं? अरे वो अपने शुक्ला जी हैं ना, उन्हीं की बेटी है। बड़ी ही सुंदर और सलीके वाली लड़की। मैंने तो शुक्ला जी से बात भी तय कर ली है, पर एक बार तुम और प्रकाश भी जा कर के देख लो तो तारीख भी पक्की कर दें। वैसे लड़की बहुत ही अच्छी है। माँ ने आकर के मुझसे कहा कि अरे प्रकाश बेटा, तुम्हारे पिताजी तुम्हारा रिश्ता तय कर आए हैं, कल चल करके तुम भी लड़की देख लो। और हाँ, इस बार कोई ना नुकुर नहीं करनी है, क्योंकि अब मुझसे बार बार तुम्हारे पास आकर के तुम्हारे काम नहीं हो पाते हैं। शादी हो जाएगी तो मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा, वरना मैं तो बस कभी यहाँ तो कभी तुम्हारे पास दौड़ती फिरती हूँ। आखिर अब मेरी भी उम्र हो चुकी है और अब मुझसे इतना काम नहीं होता है। तुम्हारा घर बस जाए तो मैं भी निश्चिंत हो जाऊं। मैंने माँ से कहा कि आप लोगों को जो फैसला होगा मुझे मंजूर है, पर मैं लड़की देखने नहीं जाऊंगा। पर बेटा, शादी तुझे करनी है ना, तो पसंद भी तो तेरी ही होनी चाहिए। हमारा क्या, हमें तो सभी लड़कियां अच्छी लगती हैं, भला किसी की बेटी भी खराब होती है क्या? हाँ तो ठीक है ना माँ, आप देख आओ, आपकी पसंद मेरी पसंद है। कविता जो मेरी पत्नी बन करके मेरे जीवन में आई वो वाकई में बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही सुलझी हुई और हंसमुख स्वभाव की। कभी कोई शिकायत नहीं, हर किसी का पूरा ध्यान रखती थी। वो माँ पिताजी के तो मानो लाडली ही बन गई थी और मेरी जिंदगी कुछ समय बाद वो मेरे साथ रहने के लिए शहर आ गई। हम दोनों मिलकर के अपनी एक नई दुनिया बसाने लगे। वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अब हम और सविता जुड़वा बच्चों के मम्मी पापा बन गए थे। सविता ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। माँ पिताजी ये खबर सुन करके बहुत खुश हुए और सविता भी इस नई जिम्मेदारी से बहुत खुश थी। अब मैं अपने बच्चों की हर खुशी को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करने लगा और सविता का भी पूरा ध्यान सिर्फ बच्चों पर ही रहता। एक साथ 2 बच्चों की देखभाल करने में सविता पूरी तरह से थक जाती और उस पर से वो मेरे भी सारे काम वही करती थी। कई बार मैं उसको कहता भी था कि इतना काम मत किया करो, पर वो कहाँ सुनने वाली थी। सबका ख्याल रखना तो जैसे उसका शौक है। हर बात, सबकी चिंता, बस एक अपना ही ध्यान नहीं रखती थी। मेरे सुबह उठने से लेकर के ऑफिस जाने तथा ऑफिस से आने के बाद मेरे सोने तक का सारा काम वही करती। मुझे कब क्या चाहिए होता उसे सब कुछ पता रहता था।
पर एक मैं था जो चाह करके भी उसका ध्यान नहीं रख पाता था और मुझे इसके लिए दुख भी होता था। पर क्या करता, जिम्मेदारी अपने साथ व्यस्तता भी तो लाती है ना। शहर का खर्च, 2 बच्चों की ज़रूरतें, माँ पिताजी की देखभाल, ये सब मुझे ही तो करना था। पर इन सब के बीच कहीं ना कहीं सविता की खुशियाँ ही मैं पूरी नहीं कर पाता था। लेकिन फिर भी उसे कोई शिकायत नहीं थी मुझसे। अपनी हर जिम्मेदारी को हंसते हुए निभाया। शायद मैंने उसी से सीखा था। वक्त गुजरता गया और बच्चे भी बड़े हो रहे थे। सविता ने एक दिन मुझसे कहा कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्यों ना हम एक अपना खुद का घर खरीद लें। और फिर माँ पिताजी को भी अब इस उम्र में अकेले गांव में छोड़ने का मन नहीं होता है। ना जाने उन्हें कब हमारी ज़रूरत पड़ जाए। इसलिए अगर थोड़ा बड़ा घर हो जाता तो सभी साथ में रहते। आज शादी के पहली बार सविता ने मुझसे कुछ मांगा था। मैंने हंसते हुए कहा कि चलो, कम से कम आज पहली बार तुमने मुझ पर कोई अधिकार तो जताया और मुझसे कोई फरमाइश की है। ये और बात है कि इसमें भी सभी की परवाह, पर कहा तुमने है तो मैं इसे बहुत जल्दी ही पूरा करूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। और बहुत ही जल्दी हमारा एक खूबसूरत सा घर भी हो गया, जिसे सविता ने बहुत ही प्यार से सजाया संवारा था। और फिर माँ पिताजी की छाया भी हमें इस घर में मिलने लगी, क्योंकि अब हमने उन्हें भी यहीं रहने के लिए विवश कर दिया था। हालांकि पिताजी को यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उन्हें गांव से ज़्यादा लगाव था, पर वो अपनी लाडली बहू सविता को भी दुखी नहीं कर सकते थे। सो अब हम सभी साथ ही रहने लगे। अब सविता भी बहुत खुश रहने लगी। हालांकि अब उसे माँ पिताजी का भी ध्यान रखना होता, पर वो हमेशा की तरह खुश रह करके सबकी देखभाल में लगी रहती थी बिना शिकायत। जब भी मैं उसको कहता कि थोड़े काम सब में बांट लिया करो जिससे तुम्हें भी आराम मिले, तो बस एक ही जवाब, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब आराम करूंगी। समय बीतने के साथ बच्चे भी बड़े हो गए। इस बीच माँ पिताजी का साया भी हमारे सिर से हट गया था। हमारे दोनों बेटे पढ़ाई में होशियार थे और वे अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी पा गए। साथ ही दोनों ने ही अपनी पसंद की लड़की से शादी भी कर ली। बहुएं भी पढ़ी लिखी थी। शुरू में उन्हें एक नए घर में सामंजस्य बिठाने में समय लगता, पर फिर भी धीरे धीरे सब व्यवस्थित हो गया, या फिर सविता ने ही समझौता कर लिया, क्योंकि मैं तो दिन भर ऑफिस में ही रहता। सो मुझे घर में हो रही किसी भी बात का पता नहीं होता था। पर जब कभी भी मैं सविता को रात में थकान से टूटते हुए देखता तो उससे कहता कि क्या अब भी आराम नहीं करती हो? अब तो तुम्हारे 2 बहुएं भी आ गई हैं, अब तो आराम किया करो। वो हंसते हुए कहती है कि आराम ही तो करती हूँ, वो तो बस अब शायद उम्र होने की वजह से थकान हो जाती है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वो आज भी सुबह उठ करके मेरे हर काम खुद ही करती। उस वक्त मैं ये समझ नहीं पाता कि वो मुझसे सच छिपाती है या सच में उसे मेरा काम करना अच्छा लगता है। कहती तो वो मुझसे यही थी। आज मैं नौकरी से रिटायर होने वाला था और मैं बहुत खुश था, क्योंकि अब मैं अपनी सविता के साथ हर वक्त रह सकूंगा। मेरे रिटायरमेंट के बाद मैंने सविता से कहा कि सविता, अब मैं नौकरी से निवृत्त हो गया हूँ और अब तुम रसोई से निवृत्त हो जाओ, और अब हम दोनों जो जिंदगी के इतने साल परिवार की देखभाल में बिताए हैं, अब वो बच्चों को निभाने देते हैं। क्योंकि मुझे हमेशा से इस बात का पछतावा होता है कि मैंने कभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। सो अब हम तुम सिर्फ आराम करेंगे और घूमेंगे। घर की जिम्मेदारी अब बहुएं देख लेंगी। सविता हंसने लगी। चलिए ठीक है, जैसा आप कहें, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया है? ये सब जो है वो मेरा ही तो है ना। जब आप बिना मांगे ही मेरी
हर इच्छा पूरी कर देते हैं तो मैं आपसे क्या मांगती। आज मैं सच में बहुत खुश था कि अब मैं हर वक्त अपनी सविता के साथ रहूंगा और अब मैं खुद उसका ध्यान रखूंगा। हम दोनों अब दादा दादी भी बन गए थे। अब सविता और भी व्यस्त रहने लगी थी। अपने पोते पोतियों की मालिश तो कभी उन्हें नहलाना, उनके कपड़े धोना और साथ ही मेरे चाय नाश्ते की भी जिम्मेदारी भी वही निभाती। पहले तो मुझे ये सब उसके स्वभाव का हिस्सा लगता था, पर जब एक दिन सविता की तबीयत खराब हो गई, उसको बहुत तेज बुखार हो गया था, पर मेरे सिवा किसी को इस बात का पता नहीं होता कि सविता बीमार है। तब मैंने महसूस किया कि सविता मुझसे परिवार से संबंधित बहुत सी बातें छिपाती थी, क्योंकि रात से बुखार होने की वजह से वो सुबह उठ नहीं पाई और दिन के 8 बजने तक ना ही तो किसी ने चाय का पूछा और ना ही नाश्ते के लिए। सो मैं खुद ही उठ करके रसोई में गया तो देखा कि बहुएं अपने कमरे में हैं और बेटे ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने अपनी बड़ी बहू को आवाज दी तो वो कमरे से बाहर आई। मैंने कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ नाश्ता बना दो उनके लिए, दवा भी देनी है तो खाली पेट नहीं दे सकते हैं ना। वो बोली कि पापा जी ये ऑफिस जा रहे हैं, थोड़ी देर में नाश्ता बनाती हूँ। और बेटा, आज चाय क्यों नहीं बनी? तो वो रसोई में जाते हुए बोली, अभी बना देती हूँ, वो बच्चों को सुबह स्कूल भेजना होता है ना, तो इसलिए नहीं बना पाई। और वैसे भी रोज आपकी चाय मम्मी जी ही बनाती हैं ना, तो मुझे ध्यान नहीं पड़ा। अच्छा कोई बात नहीं, पर हमारे लिए चाय और कुछ खाने के लिए बना दो। ये कह करके मैं वापस कमरे में सविता के पास आ गया। सविता जाग गई तो उठते हुए बोले कि अरे आप जाग गए, आज मुझे उठने में देर हो गई, आपने नाश्ता किया या नहीं? मैंने उसे लिटाते हुए कहा कि तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और ये हर वक्त दूसरों की चिंता करना बंद करो और सिर्फ अपना ध्यान रखा करो। आखिर कब तक यूं ही सबकी जिम्मेदारी उठाती रहोगी? प्लीज सविता, मेरी खातिर अब तुम सिर्फ अपना ध्यान रखोगी। अरे आप भी ना कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं। मैं अब ठीक हूँ, कोई बात नहीं। ठीक हो तब भी आराम करो। मैंने बड़ी बहू से चाय नाश्ता के लिए कह दिया है, बस तुम फ्रेश हो करके आओ और नाश्ता करके दवा खा लो, फिर एकदम अच्छी हो जाओगी। वैसे तो मेरा आज का प्लान था कि हम कहीं बाहर घूमने चलेंगे, पर अब तुम पहले अच्छी हो जाओ फिर चलेंगे। सविता, ना जाने क्यों मुझे लगता है कि इतने सालों से साथ रहने के बाद भी हम लोग कभी अपने मन की जिंदगी नहीं जी पाए। बस शादी के 2 साल ही तो तुम अपने लिए जिए, उसके बाद तो हमारी जिम्मेदारी बच्चों, माँ पिताजी, घर की जरूरतें पूरी करने में ही निकल गई। पर अब मैं चाहता हूँ कि हम तुम एक बार फिर सिर्फ अपने लिए जिए और अब तो मेरे पास समय ही समय है। मैं हंसते हुए बोला। मेरी बात सुन करके सविता मुस्कुरा दी और उठ करके फ्रेश होने चली गई। बुखार की वजह से कमजोर लग रही थी। वो थोड़ी ही देर में बहू नाश्ता लेकर के आई और रख करके चली गई। उसने ना ही तो सविता की ओर देखा और ना ही उसकी तबीयत के बारे में पूछा। उसका ये व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगा, पर उस वक्त मैंने कुछ कहा नहीं और सविता के साथ बैठ करके नाश्ता करने लगा। फिर उसको दवा दे करके आराम करने के लिए कहा, पर मन ही मन मैं यही सोच रहा था कि बहू ने आखिर सविता से उसकी तबीयत का क्यों नहीं पूछा कुछ। अगली सुबह जब सविता जल्दी उठ करके रसोई में मेरे लिए चाय बनाने जा रही थी तो मैंने उसे रोकते हुए कहा कि सविता, आज तुम चाय नहीं बनाओगी, तुम आराम करो, आज चाय मैं बनाऊंगा। अरे आपको चाय बनाना आता भी है? जो बनाएंगे। मैं अब ठीक हूँ, बस 2 मिनट में आती हूँ चाय बना करके। पर आज मेरी भी जिद थी कि चाय मैं ही बनाऊंगा, सो मैंने जिद करके उसे रसोई में जाने से रोक दिया। लेकिन सविता भी काम के मामले में कम जिद्दी नहीं थी, सो बोली कि ठीक है, चाय आप ही बनाइएगा, पर मैं आपके साथ रसोई में चलती हूँ। आपको क्या पता कि चीनी चाय पत्ती कहाँ रखी होगी।
आज तक कभी रसोई में गए भी तो नहीं हो। हाँ, ये बात तो तुम्हारी सही है, पर इसमें गलती भी तुम्हारी ही है। घर की सारी जिम्मेदारी तो तुम ही उठाती हो। इतने सालों में मुझे कभी अपनी कोई मदद करने ही नहीं दी, पर आज से ऐसा नहीं होगा। अब मैं तुम्हारे साथ हर काम में तुम्हारी मदद करूंगा। जब मैं सबिता के साथ रसोई में गया तो देखा कि रसोई बहुत ही बिखरी हुई थी। सारे जूठे बर्तन सिंक में पड़े हुए थे। चाय तक का बर्तन भी जूठा रखा था। सबिता ने चाय का बर्तन धोने के लिए निकाला तो मैं उसमें बर्तन लेते हुए बोला कि तुम हटो, मैं इसे साफ करके चाय बनाता हूँ। बस तुम मुझे चाय का सामान कहाँ रखा है ये बता दो। और ये कहते हुए मैंने बर्तन धो करके चाय का पानी गैस पर रख दिया। आज सबिता से शादी के बाद पहली बार मैं रसोई में काम कर रहा था। हालांकि मैंने सिर्फ पानी ही गैस पर चढ़ाया था, बाकी सब सबिता ने ही किया। फिर हम अपनी चाय लेकर के अपने कमरे में आ गए। मैंने सबिता से पूछा कि सबिता, एक बात सच सच बताना, क्या तुम सच में अपनी खुशी से काम करती हो या बहुएं तुम्हारी ओर ध्यान नहीं रखती हैं? क्या हर रोज रसोई ऐसे ही फैली रहती है? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो काम करना अच्छा लगता है। खाली बैठ करके क्या करूँगी सारा दिन? काम करती हूँ तो मन लगा रहता है। क्यों, मेरे साथ मन नहीं लगता है क्या? मैंने हंसते हुए कहा। आप भी ना कुछ भी बोलते रहते हैं। अपनी उम्र का तो लिहाज करिए। सबिता, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने हमेशा यही सोचा था कि परिवार की जिम्मेदारी पूरी करने के बाद मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही वक्त बिताऊंगा, क्योंकि मुझे ये बात हमेशा बुरी लगती थी कि मैं तुम्हारे लिए कभी समय नहीं निकाल पाया, क्योंकि अब तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं रहता है। आज भी तुम पहले की तरह घर के कामों में लगी रहती हो। कम से कम अब तो तुम आराम किया करो। 2 बहुएं हैं, वो घर का काम देख सकती हैं। फिर तुम्हें क्या ज़रूरत है इतना काम करने की? हाँ, जितना काम कर सकती हो उतना काम कर लिया करो, पर काम करके बीमार हो जाओ ये तो सही नहीं लगता है मुझे। या फिर कुछ ऐसा हो तो तुम मुझसे बताना नहीं चाहती हो? अरे आप भी ना फालतू का इतना परेशान हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी तो नहीं है, सब कुछ तो अच्छा है। आपसे क्या छिपाऊंगी भला मैं? पर ना जाने क्यों मुझे सबिता की आंखों में सच्चाई नहीं दिख रही थी। सो मन ही मैंने ये निर्णय कर लिया कि अब से मैं खुद ही हर वक्त सबिता का ध्यान रखूंगा। उस दिन के बाद जब मैं सबिता के साथ हर समय रहने लगा, तब जाकर के मुझे पता चला कि हमारी बहुएं मुझे और सबिता के लिए कोई सम्मान का भाव नहीं रखती हैं, और मुझसे जुड़े हर काम को सबिता ही करती थी, क्योंकि वो दोनों अपने पति और बच्चों के काम में ही लगी रहती हैं। जब उनका काम खत्म हो जाता है तब कहीं जा कर के बड़े बेमन से वो हमारे लिए खाना या नाश्ता बनाती थी। वो भी अक्सर उन दोनों बहुओं के बीच में भी काम को लेकर के बहस हो जाती, और उस दिन ना ही हमारे लिए कोई नाश्ता बनाती और ना ही खाना। मुझे इस बात से बड़ी हैरानी हो रही थी कि क्या मेरे दोनों बेटों की इस बात की जानकारी नहीं है कि उनकी पत्नियों का स्वभाव क्या है, या वे जान करके भी अनजान रहते हैं। और उससे भी ज़्यादा तकलीफ मुझे इस बात की थी, सबिता ने कभी भी मुझे पारिवारिक कला के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया। अब मेरी समझ में सब कुछ साफ साफ आ रहा था कि क्यों सबिता सारा दिन खुद को काम में उलझाए रहती है। शायद वो खुद ही काम करके सभी बाहर से दूर रहना चाहती थी, और इन सभी परेशानियों से मुझे भी दूर रखना चाहती थी। लेकिन वो खुद कितना तनाव में रहती होगी, क्योंकि वो तो खुद कितनी सीधी और सरल स्वभाव की है। इतने सालों में बिना किसी शिकायत के उसने हर काम को पूरा किया है। ना तो माँ पिताजी की सेवा में कोई कमी रखी, ना बच्चों की परवरिश में, और ना ही मेरे प्रति किसी जिम्मेदारी को निभाने में कोई कसर। और आज जब उसके आराम का समय आया तो घर में ये कला हो रहा है। मुझे दुख तो बहुत हो रहा था, पर मैंने उससे कुछ भी नहीं पूछा। मैं खुद ही उसके कामों में उसकी मदद करने लगा। वो बहुत मना करती, पर मैंने साफ साफ कह दिया, अब मैं हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहूँगा और मिल करके अपना काम करेंगे। आज फिर सबिता को तेज बुखार था। मैं उसको दिखाने डॉक्टर के पास लेकर के गया। डॉक्टर ने दवा दी और कहा कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम दीजिए और समय से दवा दीजिए, जल्दी ठीक हो जाएंगी।
हम वापस घर आ गए। मैंने सविता से एकदम साफ साफ कह दिया कि अब आज से तुम घर का कोई काम नहीं करोगी और सिर्फ आराम करोगी। वो हंस करके बोली, आराम ही तो करती हूँ, आप कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं। हाँ, हो जाता हूँ परेशान, क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। प्लीज़ सविता, मेरे लिए अब तुम अपना ध्यान रखो और सिर्फ आराम किया करो। हमारे दो बच्चे हैं, बहुएं हैं, वो देख लेंगे काम, फिर मैं भी तो हूं ना, सब हो जाएगा। लेकिन अब तुम कुछ नहीं करोगी, समझी? जी समझ गई, नहीं करूंगी कोई काम। अब तो खुश हो जाइए। मैं उसका बाल सहलाने लगा। थोड़ी ही देर में वो सो गई। मैं उसके चेहरे को देखने लगा। आज भी कितनी प्यारी लग रही थी सविता, पर जिम्मेदारियों के बोझ तले उसका वो हंसमुख चेहरा जैसे मुरझा सा गया था। उसको इस तरह से शांति से सोते हुए देख करके बहुत ही सुकून मिल रहा था। दोपहर होने को आई थी, पर सविता अभी भी सो रही थी, शायद दवा की वजह से। मुझे भूख लग रही थी। मैं धीरे से उठ करके कमरे में बाहर आया और बहू को आवाज़ दी। थोड़ी देर बाद बहू बाहर आई अपने कमरे से और पूछा, जी पापा जी, क्या हुआ? मैंने कहा कि बेटा, दोपहर के खाने में क्या है? भूख लग रही है, खाना लगा दो। और हाँ, अपनी मम्मी के लिए खिचड़ी बना देना, अभी वो सो रही हैं। खिचड़ी बन जाएगी तो मैं उसे जगा दूंगा, तब तक मेरा खाना लगा दो। जी अभी लाती हूँ। ये कह करके वो रसोई में चली गई और थोड़ी देर में खाना ले करके आई और रख करके तुरंत चली गई। खाना बिल्कुल ही ठंडा था, पर मैंने बिना कुछ बोले खा लिया, क्योंकि मुझे तो सविता की चिंता हो रही थी। सो खा करके मैं तुरंत ही अपने कमरे में सविता के पास चला आया। वो अभी भी सो रही थी। मैंने सोचा कि उसे जगा दूं, पर फिर रुक गया, क्योंकि उसे दवा देनी थी और शायद अभी तक उसकी खिचड़ी भी नहीं बनी थी, इसलिए मैंने उसे उठाया नहीं। देर हो रही थी सविता को दवा देने में, पर बहू अभी तक खिचड़ी लेकर के नहीं आई थी। मैं उठ करके बाहर गया और बहू को आवाज़ दी, जी पापा, बेटा वो खिचड़ी बनी कि नहीं तुम्हारी? मम्मी को दवा देनी है, पर कुछ खिलाने के बाद। वो पापा जी, बर्तन जूठे हैं ना, तो खिचड़ी नहीं बन पाई है। नहीं बना पाई मतलब क्या है? तुम एक बर्तन नहीं धो सकती हो? तुम्हें पता है ना कि सविता की तबीयत ठीक नहीं है और सुबह से उसने कुछ खाया नहीं है। उसको दवा खिलानी है, खाली पेट कैसे दवा दूं? उसे मैंने गुस्से में कहा, पापा जी, आप मुझसे ऐसे बात मत कीजिए, मैं अकेली ही तो घर में नहीं हूँ ना। आप छोटी को कुछ क्यों नहीं कहते हैं? उसे तो कोई कुछ नहीं कहता है, बस सब मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं। मुझसे नहीं होता है इतना काम। और ये कह करके वो वहाँ से चली गई और मैं बिल्कुल ही स्तब्ध रह गया। ये क्या तरीका है बहू अपने से बड़ों से बात करने का? मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर सविता को दवा देनी थी। सो मैं खुद को शांत करके रसोई में गया और फ्रिज से ब्रेड निकाल करके सेंकने लगा और चाय बनाई। फिर मैंने सविता को उठा करके उसे खिलाया और दवा दी, पर अंदर ही अंदर में मैं बहू के व्यवहार से बहुत दुखी था, पर सविता से कुछ कहा नहीं, क्योंकि मैं उसे अभी परेशान नहीं करना चाहता था। पर शायद अब मैं सविता की परेशानी समझ पा रहा था कि वो क्यों खुद को कामों में लगाए रखती थी। वो बेवजह की कलह नहीं चाहती होगी, पर उसे ये बातें मुझसे तो साझा करनी चाहिए थी। खैर, अब मैं इन सब समस्याओं का समाधान निकाल करके ही रहूँगा। मैंने मन ही मन फैसला किया। आज सविता पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी, सो वो फिर से घर के छोटे मोटे कामों को करने में लग गई। उसे काम करने से मना किया और अपने दोनों बेटों को बुला करके कहा कि बेटा, अब तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है और डॉक्टर ने भी आराम करने के लिए कहा है, इसलिए तुम लोगों का फर्ज है अपनी माँ की जिम्मेदारी और उनकी देखभाल करना। और ये बातें मैं तुम दोनों से ही कहूँगा, क्योंकि हमने तुम दोनों की परवरिश की है, ना कि तुम्हारी पत्नियों की। अब तुम लोग ये सब कैसे करोगे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस इससे मतलब है कि तुम्हारी मम्मी को कोई परेशानी ना हो, और ये जिम्मेदारियां सिर्फ तुम लोगों की ही हैं, क्योंकि बहुओं का व्यवहार तो मैं देख चुका हूँ कि वो हमारी कितनी परवाह करती हैं। जितने दिन तुम्हारी मम्मी बीमार थी, उतने दिन ना ही तो उन्होंने मुझे ढंग से खाना दिया और ना ही तुम्हारी मम्मी और कुछ कहने पर बहस अलग से करने लगती। सो तुम लोग अब ये तय कर लो कि तुम्हें क्या करना है
है और कैसे करना है, क्योंकि सविता अब कोई काम नहीं करेगी, तुम लोग आपस में बात कर लो। जब ये सब बातें मैं अपने बच्चों से कह रहा था उस वक्त सविता वहां मौजूद नहीं थी। थोड़ी ही देर बाद सविता कमरे में आई और बोली कि पता नहीं बच्चे आपस में बहस क्यों कर रहे हैं। मैं बोला तुम्हें क्या मतलब है, होगी उनकी आपस में कोई बात, सभी पति पत्नी में बहस होती ही है, तुम हर बात में परेशान ना हुआ करो। अब सब मेरे जितना खुशनसीब तो नहीं होते हैं ना, जिसे तुम्हारी जैसी अच्छी पत्नी मिले, जिसे किसी भी बात से कोई शिकायत ही ना रहती हो। मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो। अभी मैं सविता से बात कर ही रहा था कि अचानक बड़ी बहू कमरे में आई और बहुत ही गुस्से में मेरी ओर देख करके बोली, पापा जी क्या ध्यान नहीं देती हूँ मैं आप लोगों का, जो आप शिकायतें लगाने लगे मेरी। बहू कायदे से बात करो अपने पापा जी से, तमीज नहीं है तुम्हें जो इस तरह से बोल रही हो, ये क्या शिकायत करेंगे तुम्हारी किसी से, ओ आप इन्हीं से पूछिए। ये कह करके वो वहां से चली गई। सविता बड़े आश्चर्य से मेरी ओर देख रही थी कि बहू क्या कह रही है, मुझे क्या पता। मैंने भी लापरवाही से कहा, और तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है फालतू की बातों से, यहाँ आकर के बैठो मेरे पास। मैंने उसे बिठाते हुए कहा, देखो सविता अब बच्चे बड़े हो गए हैं, सो तुम्हें कुछ जिम्मेदारियां उन्हें भी देनी चाहिए। खुद का काम में लगाए रहने से कोई कुछ नहीं होगा, आखिर अब तुम्हें भी तो आराम की जरूरत है। इस बात का एहसास उनको होने दो कि अब तुम पहले जैसे काम नहीं कर सकती हो, वैसे भी छोटे मोटे काम तो तुम करती ही हो ना। आखिर अब हमें तो कुछ सुकून चाहिए ना। पर उस दिन के बाद से हमारे घर में रोज ही काम को लेकर के किचकिच होने लगी। अब सविता तनाव में भी रहने लगी। मैं हर वक्त उसके साथ उसके कामों में हाथ बटाता, उसका ध्यान रखता, पर बहुओं को फिर भी कोई ना कोई समस्या हो ही जाती। मैं तो उसके स्वभाव को कभी समझ ही नहीं पाता। वो अपने सारे काम तो करती ही थी, पर पता नहीं क्यों सिर्फ हम दोनों के खाने को लेकर के ही उन्हें परेशानी होती थी। एक दिन खाने को लेकर के बात बहुत बढ़ गई। हम दोनों ने कुछ खाया नहीं था, और जब मैंने बहू को खाने के लिए कहा तो वो बोली कि पापा जी मैं तो आप लोगों का ध्यान नहीं रखती हूँ ना, तो आप मुझसे खाना क्यों मांग रहे हैं। जो आपका ध्यान रखती है ना उसी से कहिए खाने के लिए। उसकी ये बात सुन करके मुझे बहुत बुरी लगी, और मैंने उसी वक्त अपने बेटे को जोर से चिल्ला करके आवाज़ दी। दोनों उसी वक्त मेरे पास आए। मेरी आवाज़ सुन करके सविता भी वहां आ गई। मैंने गुस्से में कहा कि अब तुम दोनों अपने परिवार के साथ कहीं और रहने की व्यवस्था कर लो। अब यहाँ तुम में से किसी को रहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ रह करके हमारे ऊपर एहसान करने की ज़रूरत नहीं है। तभी छोटी बहू आ करके बोली कि ऐसे कैसे घर छोड़ दें, इसमें हमारा भी अधिकार है। सविता कभी मुझे चुप कराती तो कभी बहुओं को। मैंने सविता को आगे से हटाते हुए अपने बेटे से कहा कि खुद की कमाई से जहाँ घर बनाना वहाँ हिस्सा लेना। ये घर सिर्फ मेरा और मेरी पत्नी का है, किसी और का अधिकार नहीं है इस घर पर। अगर सम्मान नहीं दे सकते हो अपने बुजुर्ग सास ससुर को, तो किसी को भी यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है। सब चले जाओ यहाँ से। तुम्हारे बच्चों की देखभाल मेरी पत्नी करती है, घर के सभी छोटे मोटे कामों में दिन भर लगी रहती है। क्यों सम्मान से हमें 2 वक्त की खाना भी नहीं मिल सकता है। हर रोज़ खाने को लेकर के किचकिच होती है। घर में क्या बाकी लोगों के लिए भी खाना नहीं बनता है, और जो अगर बनता है तो हम दोनों के लिए भी बाकी सब की तरह क्यों नहीं बनता है। अब ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया था, इसलिए ये मेरा फैसला है कि अब हमें मेरे घर में किसी की ज़रूरत नहीं है। सब निकल जाओ यहाँ से। मेरी बात सुन करके दोनों बहुएं बहस करने लगी मुझसे। तभी सविता ने ज़ोर से चिल्ला करके कहा, बहू से कहा कि बहू तमीज़ से बात करो,
इनसे तुम्हारे ससुर हैं, अपनी मर्यादा में रहो। ये कहते हुए ना जाने क्यों उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी और तभी अचानक वो ज़मीन पर गिर पड़ी। सविता को इस तरह से देख करके मैं सकते में आ गया। तुरंत ही उसे अस्पताल लेकर के गए। डॉक्टर ने कहा कि उसे हार्ट अटैक पड़ा है, स्थिति बहुत नाजुक है। मैंने भगवान से बहुत प्रार्थना की कि मेरी दुनिया को अंधेरा ना होने दें, सविता को ठीक कर दें। मैं अपने हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि तभी डॉक्टर ने आकर के कहा कि आपकी पत्नी आपसे मिलना चाहती हैं, पर उनकी स्थिति बहुत नाजुक है, इसलिए बस आप थोड़ी देर के लिए ही उनसे बात कर सकते हैं। मैं तुरंत ही सविता के पास गया। उसकी हालत देख करके मुझे रोना आ गया और उसके सिरहाने जा करके बैठ गया। मुझे देख करके वो बहुत धीमी आवाज़ में बोली, आप अपना ध्यान रखना जी, गुस्सा मत करिएगा, वो हमारे बच्चे हैं और बच्चों से गलतियां हो ही जाती हैं, पर माँ बाप उसे माफ़ कर देते हैं, आप भी जाने दीजिए जी। और फिर अचानक ही वो खामोश हो गई। मैं घबरा गया। तभी डॉक्टर ने मुझे बाहर भेज दिया। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर ने कहा कि सविता अब नहीं रही, वो मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़ करके चली गई। ना ही भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी और ना ही सविता ने मेरी परवाह की और मुझे इस दुनिया में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। वो दिन और आज का दिन मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं थी, ना जीने की चाह थी, ना मान सम्मान की परवाह, ना कोई शिकायत, ना ही किसी से लगाव। बस अपनी लिखी हुई जिंदगी काट रहा था। मेरा गुस्सा पारावार, लगाव, खुशी, दुख सब तो सिर्फ सविता के लिए ही था। अब वही नहीं तो मेरा क्या वह अस्तित्व है जिसके लिए मैं किसी से बहस करूं। पुरानी बातों को याद करते हुए ना जाने मेरी आंखों में कितने आंसू बह निकले थे, पर आज ना जाने क्यों मेरे अंदर एक आक्रोश, एक घृणा पैदा हो रही थी, जिसके आवेश में मैंने एक अंतिम फैसला लिया कि अब इस घर में कभी और आज मैं अकेला अपनी सविता की यादों के साथ रहूँगा और किसी भी रिश्ते को यहाँ रहने की इजाज़त नहीं होगी और मेरे बाद मेरी इस संपत्ति को एक वृद्धाश्रम बना दिया जाए। और ये मेरा फैसला सुनाने के लिए मैं ना जाने क्यों एकदम गुस्से में आ गया और बेड से खड़ा होकर के अपने बेटों को जोर से आवाज़ लगाई, पर अचानक मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में मुझे एक रोशनी दिखी जिसमें मुझे मेरी सविता दिखी और वो बोली कि जाने दीजिए जी। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।